देता हूं एटलीस्ट। ये रिवाइज सिलेबस है जहां पे सब्जेक्ट का नाम है एंटरप्राइज जावा। इसके पहले जो वर्जन था ना, वहां पे सब्जेक्ट का नाम था एडवांस्ड जावा। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है, बस सब्जेक्ट का नाम चेंज कर दिया। तो कभी कभी इसको एडवांस जावा भी बोला जाता है, कभी कभी इसको एंटरप्राइज जावा भी बोला जाता है। अच्छा, एडवांस जावा ये नाम मैं इसके लिए आपको रिमाइंड कर रहा हूं क्योंकि एडवांस जावा, एंटरप्राइज जावा आपके कोर जावा का एडवांस वर्जन है। मतलब समझ में आया क्या? पहली बात तो इसको पढ़ने के लिए आपके कोर जावा, बेसिक जावा के कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए, तभी जाके आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इजीली पढ़ सकते हो। अभी फ्रैंकली स्पीकिंग, पहले मैं क्या करता था, आई एम टीचिंग दिस सब्जेक्ट फ्रॉम 2011। पहले मैं क्या करता था, पहले एक दो लेक्चर मैं जावा पढ़ाता था एंड देन मैं स्टार्ट करता था अपना ये मेन सब्जेक्ट। बट लास्ट 2-3 साल से मैं थोड़ा सा स्ट्रैटेजी चेंज कर रहा हूं। अभी मैं ना डायरेक्ट सब्जेक्ट को चेंज करता हूं एंड इन बिटवीन जैसे कोई कोर जावा का पार्ट आएगा, मैं आपको कोर जावा का पार्ट भी सिखा दूंगा एंड देन विल प्रोसीड फर्दर। सुना? सो डोंट वरी। बेसिकली आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कोर जावा के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे, बट डू नॉट वरी, डू नॉट गेट पैनिक, आपको इधर सब कुछ समझ में आ जाएगा। बट यस, सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना है तो आपको कोर जावा के कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। स्टार्ट करें? स्टार्ट करने से पहले जरा देखते हैं कि सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है। आपको तो पता, आपके बाकी सारे सब्जेक्ट की तरह इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर भी टोटल 5 यूनिट्स है। मेरे यूनिट नंबर 1 के अंदर टोटल 3 चैप्टर्स है। अगर 3 चैप्टर है तो इसको मैं नाम देता हूं 1.1, 1.2, 1.3। ओके। अच्छा, जो मेरे यूनिट 1 का चैप्टर 1 है, उस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम है जावा ईई। जावा ईई स्टैंड फॉर जावा एंटरप्राइज एडिशन। यूनिट 1 का जो सेकंड चैप्टर है, उस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम है सर्वलेट्स। एंड यूनिट नंबर 1 का जो थर्ड चैप्टर है, उस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम है जेडीबीसी। तो ये 3 चैप्टर मुझे पढ़ने हैं, रादर मुझे पढ़ाने हैं, आपको पढ़ने हैं मेरे यूनिट नंबर 1 के अंदर। यूनिट नंबर 2 के अंदर स्टूडेंट टोटल 4 चैप्टर्स है, तो उनको मैं नंबर देता हूं 2.1, 2.2, 2.3, 2.4। ओके। यूनिट 2 का जो पहला चैप्टर है, उस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम है रिक्वेस्ट डिस्पैचर। यूनिट 2 का जो सेकंड चैप्टर है, उस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम है सेशन मैनेजमेंट। मेरे यूनिट 2 का जो थर्ड चैप्टर है, उस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम है कुकी। एंड यूनिट 2 का जो फोर्थ चैप्टर है, उस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम है फाइल्स इनपुट आउटपुट, फाइल्स आईओ करके। ओके। यूनिट 1, यूनिट 2 के अंदर उसने बहुत मसाला करके रखा है, चैप्टर्स बहुत ज्यादा रखे। यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो यूनिट 3 पूरा एक यूनिट, एक ही चैप्टर है जिसका नाम है जेएसपी। मतलब इसके अंदर 3.1, 3.2 ऐसा हम लोग नहीं पढ़ने वाले। यूनिट 4 एक ही चैप्टर है जिसका नाम है ईजेबी। हाँ, तो ये बड़े बड़े यूनिट्स है ऑब्वियसली, लेकिन हाँ, पूरा यूनिट नंबर 4 हम लोग ईजेबी ही पढ़ने वाले हैं। अगेन यूनिट नंबर 5 के अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी 2 चैप्टर। यूनिट नंबर 5.1 मतलब 5 का पहला चैप्टर जो है, उस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम है जेपीए, जावा परसिस्टेंट एपीआई। ठीक है, वो तो हम लोग जब देखेंगे तो आपको पता चली जाएगा। एंड 5 का जो मेरा सेकंड चैप्टर है, उस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम है हाइबरनेट। यस 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 प्लीज। ओके स्टूडेंट, तो ये सारे मेरे चैप्टर्स है जो मुझे पढ़ने हैं। ओके। अब ये तो अपना सिलेबस हुआ दोस्तों। थोड़ा सा फ्लो बेहतर करने के लिए और आपको इजीली समझ में आए, इसके लिए मैंने ना थोड़ा सा फ्लो चेंज किया है। आई मीन टू से मैं पढ़ाऊंगा सारे चैप्टर, बस थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर दिया स्टूडेंट।
तो आपकी दिमाग में हर बार रहे कि हम लोग करंटली किधर है, इसके लिए मैं आपको फ्लो बता रहा हूं। मैं चालू करूंगा मेरा पहला सर्वलेट से। मतलब आज हम लोग कहां से चालू करने वाले हैं? सर्वलेट, जो कि एक्चुअली सिलेबस का कौन सा चैप्टर है? यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर। सुन रहे हो मेरी बात? सर्वलेट खत्म होने के बाद हम लोग देखने वाले हैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर, देन हम लोग देखने वाले हैं सेशन मैनेजमेंट, देन हम लोग देखने वाले कुकीज, देन हम लोग देखने वाले जावा एंटरप्राइज एडिशन। तो मैं मेरा फ्लो आपको बता रहा हूं, मतलब आपको पता चले किसी भी टाइम पे कि हम लोग का कितना सिलेबस हो चुका है ऑलरेडी। यार ये होने के बाद हम लोग यूनिट नंबर 6 देखने वाले जेडीबीसी। मतलब जब 6 चैप्टर खत्म हो जाएगा मेरा यहां पे, एक्चुअली आपका मॉड्यूल नंबर 1 यहां पे खत्म हो जाएगा। देन 7वें नंबर पे हम लोग फाइल्स खत्म करके मॉड्यूल नंबर 2 को भी खत्म करने वाले, एंड देन हम लोग नॉर्मल सीक्वेंस में जाएंगे 8, 9, 10 एंड 11। सो दिस इज गोइंग टू बी माय फ्लो ऑफ टीचिंग। ओके, ये फ्लो मैंने काफी रिसर्च के बाद किया है, जिससे आपको समझना इजी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो कहने का मुद्दा ये है, आज हम लोग अपने सिलेबस का एक्चुअल का यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर देखने वाले। ओके, लेकिन हम लोग उसको पढ़ेंगे पहले नंबर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, आई वॉन्ट यू टू राइट दिस फ्लो इन योर नोटबुक, सो दैट जैसे मैंने बोला एट एनी इंस्टेंस यू नो कि भाई हम लोग कहां पे हैं। सारे स्टूडेंट्स को मैं बोलूंगा कि यहाँ पे ये जो लिखा है मैंने वो अपने नोटबुक के अंदर आप कॉपी कर दीजिए विथ देयर फ्लो नंबर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप इधर आके बैठिए, मतलब वो अगर बीच में आ रहा है तो। Sir, done. ओके, लेट्स वेट फॉर द अदर्स। डन। आपने इवन ये नंबर भी लिखा ना जो मैंने येलो में लिखा है, मतलब आपको पता चलेगा हम लोग कौन से फ्लो में इनको पढ़ने वाले हैं। तो करें स्टार्ट, फिर बढ़े आगे। चलिए, तो जैसे आपने अभी लिखा, हम लोग आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करने वाले हैं मेरे मॉड्यूल नंबर 1 के कौन से नंबर के चैप्टर से?
सेकंड नंबर के चैप्टर से। यार स्टूडेंट्स, मेरे चैप्टर का नाम है सर्वलेट्स। स्टार्ट करूं मैं? आज हम लोग इसका थ्योरी पार्ट देखेंगे। बाय द वे, सब्जेक्ट इज प्योर प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट था। मतलब सब्जेक्ट का अगर आप पेपर देखो तो 85 to 90% सिर्फ प्रोग्राम पूछे जाएंगे। बचा जो 10% है ना, वो थ्योरी पूछा जाता है, 10 to 15%। तो आज हम लोग इसका थ्योरी स्टार्ट करेंगे, एंड इवन रादर अगर टाइम मिला तो हम लोग उसका आज पहला प्रोग्राम भी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं सर्वलेट्स। सर्वलेट का अगर मैं कोई भी टेक्स्ट बुक खोल के देखूं, या सर्वलेट का अगर मैं कोई भी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल पढूं, तो सर्वलेट के बारे में पहला लाइन नॉर्मली मुझे पढ़ने मिलता है, सर्वलेट इज यूज्ड फॉर सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। इट इज यूज्ड फॉर। तो यार मेरे सामने एक नया टर्म आता है यहां पे, सर्वर। अभी मैं आपको पूछता हूं, व्हाट इज सर्वर? सर्वर मतलब क्या रे? नाम तो सुना है ना सबने सर्वर, आज मेरे मुझसे थोड़ी पहली बार सुना रहे। सो व्हाट इज सर्वर, आई एम आस्किंग यू। जहां पे डेटा स्टोर होता है, जहां पे डेटा स्टोर होता है उसको तो मैं डेटाबेस बोलूंगा। सर्वर क्या है? चलो ना, आप इतना एकदम सीरियसली मत बैठो, आप मेरे साथ नॉर्मल कैजुअल टॉक भी कर सकते हो। एनीथिंग यू नो अबाउट सर्वर? एनीथिंग? अच्छा, नॉर्मली आपको पता है ना, जब सर्वर वर्ड आता है तो सर्वर के साथ एक और कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड भी आता है, क्लाइंट। नॉर्मली देखो, हमेशा क्लाइंट सर्वर ऐसे दो वर्ड आते हैं। तो मैं अभी फिर से चाहता हूं रिवाइज करता हूं, व्हाट इज क्लाइंट, व्हाट इज सर्वर। चलो मैं बोलता हूं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लाइंट और सर्वर का ना एकदम सिंपल सा मतलब है, क्लाइंट इज एनीवन हु वांट्स दिस सर्विस। मतलब कोई भी ऐसा जिसको क्या चाहिए, हमेशा सर्विस से चाहिए, उसको मैं क्या बोलूंगा? क्लाइंट। यार जब मैं शॉप में जाता हूं तो मुझे सर्विस चाहिए होता है ना, मुझे शर्ट चाहिए होता है, बरोबर ना? तो शॉप का मैं क्लाइंट हुआ। क्लाइंट कैन बी एनीवन, क्लाइंट कैन बी अ कंप्यूटर, क्लाइंट कैन बी अ मशीन, इवन क्लाइंट कैन बी अ पर्सन। एनीवन हु वांट्स दिस सर्विस, जिसको क्या चाहिए? सर्विस चाहिए, इज कॉल्ड एज क्लाइंट। इसके लिए आपके टेक्स्ट बुक में ना स्टूडेंट, क्लाइंट का एकदम धमाल सा डेफिनेशन दिया गया है। अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक ऑथर, उन्होंने बोला क्लाइंट इज नथिंग बट द वन हु ऑलवेज वांट्स दिस सर्विस, बरोबर ना? इसके लिए क्लाइंट का मतलब है, क्लाइंट इज दी सर्विस अक्वायरर। क्लाइंट इज व्हाट? बाय हार्ट, क्लाइंट इज व्हाट? बरोबर बोला ना उसने, क्लाइंट इज द वन हु ऑलवेज वांट्स दिस सर्विस, हु हैज ऑलवेज एक्वायर दिस सर्विस। इसके लिए क्लाइंट इज दिस सर्विस अक्वायरर। क्लाइंट को सर्विस से चाहिए, लेकिन क्लाइंट को जो सर्विस चाहिए वो सर्विस कोई ना कोई देगा ना उसको। क्लाइंट को स्टूडेंट जो सर्विस देगा, उस बंदे को हम लोग बोलेंगे सर्वर। क्या बोलेंगे इसको? इसके लिए क्लाइंट का डेफिनेशन है, क्लाइंट इज अ सर्विस अक्वायरर, बरोबर? वही मेरे सर्वर का डेफिनेशन है, सर्वर इज द सर्विस प्रोवाइडर। सर्वर इज व्हाट? आपको समझा मतलब क्या? क्लाइंट को क्या चाहिए होता है हमेशा, और क्लाइंट सर्विस चाहिए। इसके लिए क्लाइंट को सर्विस कौन देगा? इसके लिए सर्वर इज व्हाट? अरे दो दो वर्ड का तो डेफिनेशन है, क्लाइंट इज व्हाट? सर्विस, और सर्वर इज व्हाट? सर्विस प्रोवाइडर। दुनिया में 90s में ये दो टर्म दुनिया के सामने जिस कंपनी ने रखे, उस कंपनी का नाम था WWW। हैव यू हर्ड WWW बिफोर? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWW? वर्ल्ड वाइड वेब। इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, बराबर ना, जो इंटरनेट को मैनेज करते। वर्ल्ड वाइड वेब ने पहली बार दुनिया के सामने ये दो टर्म्स रखे। वर्ल्ड वाइड वेब ने, WWW ने सिर्फ ये दो टर्म्स नहीं रखे, WWW ने ये दोनों एक दूसरे के साथ काम कैसे करते हैं उसका आर्किटेक्चर भी आपको बना के दिया। WWW ने ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं उसका जो आर्किटेक्चर बना के दिया, उस आर्किटेक्चर का नाम है टू टीयर आर्किटेक्चर।
क्या नाम है आर्किटेक्चर का? टू टियर आर्किटेक्चर बोलो या टू टायर आर्किटेक्चर, वॉट एवर यू से, दिस आर्किटेक्चर इज कॉल्ड एज टू टियर आर्किटेक्चर। अच्छा बाय द वे स्टूडेंट, इसको टू टायर आर्किटेक्चर क्यों बोला गया सबको समझ में आ गया रहेगा, क्योंकि आर्किटेक्चर के अंदर दो ही एंटिटीज थे। कौन से दो एंटिटीज थे? बराबर, कौन से दो एंटिटीज थे? तो चलो देखते हैं टू टियर आर्किटेक्चर अपना काम कैसे करता है। क्लाइंट, डेफिनेशन क्या बोला था मैंने क्लाइंट का? मतलब क्लाइंट को हमेशा क्या चाहिए मुझे बोलिए, और क्लाइंट को पता है उसको जो सर्विस चाहिए वो किसके पास है, तो क्लाइंट को सर्विस मिले इसके लिए क्लाइंट ना सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। क्या भेजता है यार? क्लाइंट सर्वर को जो रिक्वेस्ट भेजता है उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को हम लोग बोलते हैं HTTP रिक्वेस्ट। क्या बोलेंगे इसको? HTTP का फुल फॉर्म मुझे लगता है सबको पता होना चाहिए। क्या HTTP का फुल फॉर्म मेरे? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नॉर्मली हाँ, ये कम्युनिकेशन करने के लिए ना अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। आपने कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा रहेगा अपने करिकुलम में। FTP प्रोटोकॉल होता है, FDP होता है, UDP होता है, TCP होता है, बरोबर ना? इधर कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? HTTP। ठीक है, मैं उसके अंदर नहीं जाता अभी, वो मेरा टॉपिक नहीं है। बट ये रिक्वेस्ट को हम लोग बोलते हैं HTTP रिक्वेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? अच्छा, रिक्वेस्ट किसको मिलेगा बताइए मुझे? सर्वर, विच इज व्हाट? तो सर्वर के अंदर भर भर के क्या है? सर्विसेज। अच्छा, क्लाइंट ने अगर रिक्वेस्ट किया तो मेरा सर्वर मेरे क्लाइंट को सर्विस भेजे, मेरा सर्वर मेरे क्लाइंट को सर्विस भेजेगा। मतलब सर्वर मेरे क्लाइंट को भेजता है HTTP रिस्पॉन्स। क्या भेजता है? तो एकदम धमाल आर्किटेक्चर बना के दिया था WWW ने। क्लाइंट सर्वर को क्या भेजता है रे? पूरा नाम, पूरा नाम, पूरा नाम। और सर्वर मेरे क्लाइंट को सर्विस भेजेगा। मतलब सर्वर क्लाइंट को क्या भेजेगा? बरोबर, क्या भेजेगा? HTTP रिस्पॉन्स। बस इस आर्किटेक्चर को क्या नाम दिएगा? टू टियर आर्किटेक्चर। WWW ने पहले सबसे पहले टू टियर आर्किटेक्चर ही दुनिया के सामने रखा। बट एपरेंटली जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती गई, लोगों ने टू टियर आर्किटेक्चर के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस की। वैसे तो अगर आप इंटरनेट पे देखोगे तो टू टियर आर्किटेक्चर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। हाँ, लेकिन हम लोग अपनी इस रेफरेंस की बात करें तो टू टियर आर्किटेक्चर के दो मेन डिसएडवांटेजेस है। मैं लिखूंगा नहीं, मैं ओरली बोलूंगा, लेकिन सबको पता चल जाएगा, बाय हार्ट हो जाएगा। ध्यान से, टू टियर आर्किटेक्चर का जो सबसे पहला डिसएडवांटेज था उसका नाम है सिंगल पॉइंट फेलियर। क्या नाम है डिसएडवांटेज का? नॉर्मली ऐसा अनुभव किया गया है कि अपने इस केस में ना क्लाइंट बहुत ज्यादा होते हैं परंतु सर्वर एक ही होता है। क्लाइंट बहुत ज्यादा होते हैं, सर्वर एक ही होता है। ठीक है, उस केस में अगर सर्वर फेल हो गया तो पूरा के पूरा आर्किटेक्चर फेल हो जाता है। क्लाइंट फेल हुआ तो आर्किटेक्चर फेल नहीं होता। कल को तुम लोग अभी इतने सारे जन, मैं सर्वर अकेला हूं, कल नेक्स्ट लेक्चर में अगर तुम्हें से कोई एक नहीं आएगा, लेक्चर थोड़ी कैंसिल होगा। लेक्चर कैंसिल कब होगा? जब मैं नहीं आऊंगा, राइट ना? इधर भी वैसे ही मल्टीपल क्लाइंट है, एन नंबर ऑफ क्लाइंट्स है। एक आध क्लाइंट फेल हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी क्लाइंट के साथ सर्वर कम्युनिकेशन करेगा। लेकिन कौन फेल हो गया तो आर्किटेक्चर फेल हो जाता है। बरोबर, कौन? तो सर्वर वो सिंगल पॉइंट है जो पूरे आर्किटेक्चर की वाट लगा सकता है, पूरे आर्किटेक्चर को फेल कर सकता है। इसके लिए इस प्रॉब्लम का नाम है सिंगल पॉइंट फेलियर। क्या नाम है इसका? सिंगल पॉइंट फेलियर। बराबर ना? पूरा डिपेंडेंसी सर्वर के ऊपर आ जाता है भाई, उसको बहुत संभाल के रखना पड़ेगा। अगर वो फेल हो गया तो पूरा के पूरा आर्किटेक्चर फेल। समझा? क्या नाम है पहले डिसएडवांटेज का? आज जो भी आंसर सिखाऊंगा इधर की इधर ही बाय हार्ट होना चाहिए सबके। क्या नाम है पहले का? सिंगल पॉइंट फेलियर में कौन वो पॉइंट है जो फेल तो आर्किटेक्चर फेल। बराबर, अगर सर्वर फेल तो मेरा आर्किटेक्चर क्या हो जाता है? फेल। बराबर स्टूडेंट? मेरे टू टियर का जो सेकंड डिसएडवांटेज है उसका नाम है परफॉर्मेंस डिले। आई रिपीट, उसका नाम है परफॉर्मेंस डिले।
अगर ऐसा देखा जाता है कि क्लाइंट बहुत सारे जन होते हैं और सर्वर एक ही होता है, अभी बहुत सारे क्लाइंट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप सब लोग क्लाइंट हो, मैं सर्वर हूं। अभी आप सबको अगर सर्विस से चाहिए, तो एज पर दिस आप सब मुझे क्या भेजोगे? बराबर, क्या भेजोगे? मैं तो बेचारा अकेला हूं ना, मैं तो कहने से एट ए टाइम किसी एक को ही HTTP रिस्पॉन्स दे सकता हूं। मतलब अपना टर्न आने तक बाकी सबको वेट करना पड़ेगा। हाँ या ना? मैं तो किसी एक क्लाइंट को ही दे सकता हूं ना रिस्पॉन्स, बाकी सबको क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा, मतलब डिले आएगा। जिस डिले को हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस डिले। क्या बोलेंगे इसको? काउंटर क्वेश्चन, कब आएगा परफॉर्मेंस डिले? जब बहुत सारे क्लाइंट एक साथ सर्वर को क्या भेजेंगे? बराबर, क्या भेजेंगे? वो बेचारा, वो तो किसी एक को ही सर्विस दे पाएगा, बाकी सबको अपना टर्न आने तक क्या करना पड़ेगा? कहने से उससे जो डिले आएगा दैट इज कॉल्ड एज परफॉर्मेंस डिले। तो ये दो मेन अपने रेफरेंस के लिए हम लोग बोलेंगे डिसएडवांटेजेस है। किसके डिसएडवांटेजेस है? बरोबर जी बोलो, किसके? WWW ने ऑब्वियसली इसके ऊपर काम करना चालू किया। कंपनी बड़ा था WWW, उन्होंने इसके ऊपर काम किया। इन्होंने इसके ऊपर काम किया, मतलब उन्होंने क्या किया पता है क्या? 2 टियर के ये डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए उन्होंने आर्किटेक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। उन्होंने क्या बोला? पूरा डिपेंडेंसी किसके ऊपर आ रहा है ना यहाँ पे? वेरी गुड, किसके ऊपर आ रहा है? तो उन्होंने ना सर्वर को, जो एक सर्वर था, 2 सर्वर में डिस्ट्रीब्यूट किया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब उन्होंने जो आर्किटेक्चर बनाया, वहां पे दो दो सर्वर थे। मतलब क्या ना, से आर्किटेक्चर के अंदर टोटल 3 एंटिटीज थे। इसके लिए इस आर्किटेक्चर को बोला गया 3 टियर आर्किटेक्चर। क्या नाम है आर्किटेक्चर का? तो भाइयों, अभी मैं आपको सिखा रहा हूं 3 टियर आर्किटेक्चर। चलिए देखते हैं 3 टियर आर्किटेक्चर अपना काम कैसे करता है। अच्छा, मैंने क्या बोला सबने सुना ना? बोलते 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 3 टियर आर्किटेक्चर में सर्वर को 2 सर्वर में डिवाइड किया गया। मतलब पहले कैसे सारे सर्विसेज एक ही सर्वर के अंदर थे, अभी उन्होंने ना सर्वर को सीधा सीधा हाफ कर दिया। आधे सर्विसेज उन्होंने जिस सर्वर के अंदर रखे, उस पर्टिकुलर सर्वर को नाम दिया गया वेब सर्वर। क्या नाम दिया गया? अभी मैं आपको जावा पढ़ा रहा है, इसके मैंने इसको वेब सर्वर नाम दिया। अगर आप कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क का टेक्स्ट बुक देखोगे ना, तो वहां पे इसको बोला जाता है एप्लीकेशन सर्वर। अच्छा, बंदा वही होता है, बस अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में नाम अलग अलग होता है। तो पहले सर्वर का नाम था वेब सर्वर, एंड बचे हुए आधे सर्विसेस जिस सर्वर के अंदर डाले गए, उस पर्टिकुलर सर्वर को नाम दिया गया डेटाबेस सर्वर। क्या नाम दिया गया? एकदम सिंपल, सर्वर को उन्होंने ब्रेक कर दिया, आधे वेब सर्वर के अंदर, आधे डेटाबेस सर्वर के अंदर। एंड पहला एंटिटी तो अपना फिक्स से रहेगा, बराबर ना स्टूडेंट? पहला एंटिटी कौन रहेगा? मेरा क्लाइंट। तो इस आर्किटेक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग? बराबर जी, क्या बोलेंगे इसको? रीजन क्यों इसको 3 टियर आर्किटेक्चर बोलेंगे? अरे सर, क्योंकि इसके अंदर 3 एंटिटीज है, सबको अभी नाम भी पता चल गया कौन से 3 एंटिटीज है? क्लाइंट, वेब सर्वर और डेटाबेस सर्वर। चलिए देखते हैं फिर ये 3 टियर आर्किटेक्चर अपना काम कैसे करता है। अगेन ये कौन रे? मतलब कौन? मतलब कौन? सर्विस अक्वायरर। कौन? और इसको क्या चाहिए? इसके लिए क्लाइंट क्या भेजेगा? बरोबर, क्या भेजेगा? जैसे आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है, क्लाइंट जो HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा, वो रिक्वेस्ट किसको भेजेगा रे? अरे इधर देखो ना, किसको भेजेगा रिक्वेस्ट? हाँ जी, अभी मेरे स्टेटमेंट एकदम ध्यान से सुनो। रिक्वेस्ट किसको मिला? वेब सर्वर। वेब सर्वर सबसे पहले चेक करेगा, वेब सर्वर सबसे पहले चेक करेगा क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट भेजा या क्लाइंट को जो सर्विस चाहिए, वो मेरे अंदर है या डेटाबेस सर्वर के अंदर। क्योंकि आपको पता है ना, अभी सर्विसेज को हमने डिवाइड कर दिया है।
आधे किसके अंदर रहेंगे? आवाज नहीं आ रहा है। और बचे हुए आधे किसके अंदर रहेंगे? तो जब रिक्वेस्ट आएगा, वेब सर्वर चेक करेगा, भाई तेरे को जो सर्विस चाहिए वो किसके अंदर है, मेरे अंदर है या डेटाबेस सर्वर के अंदर है। अगर क्लाइंट को जो सर्विस चाहिए वो वेब सर्वर के अंदर ही है, तो वेब सर्वर खुद मेरे क्लाइंट को सेंड करेगा HTTP रिस्पॉन्स। मतलब वो किसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, बताइए मुझे। आपने सुना मैंने क्या बोला? एक बार फिर से। क्लाइंट क्या भेजेगा? एक एक वर्ड सबको समझ में आना चाहिए। क्लाइंट क्या भेजेगा? किसको मिलेगा? चेक करेगा वेब सर्वर क्या सर्विस किसके पास है, मेरे पास या किसके पास? अगर मेरे पास ये सर्विस है तो मैं ही मेरे क्लाइंट को क्या सेंड करूंगा, बताइए। बरोबर, क्या सेंड करूंगा? समस्या कब आएगी? जब क्लाइंट को जो सर्विस चाहिए वो किसके पास नहीं है। मतलब आप ही बोलो ना स्टूडेंट, अल्टीमेटली किसके पास रहेगा रे? तो उस केस में जो रिक्वेस्ट आया, वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को पकड़ेगा। अच्छा, सर्विस मेरे पास नहीं है, मतलब किसके पास है? तो वेब सर्वर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, और अगर सर्विस उसके पास नहीं है तो वेब सर्वर रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा डेटाबेस सर्वर को। आपने नोटिस किया डेटाबेस सर्वर को रिक्वेस्ट कहां से मिला? कहां से मिला? तो डेटाबेस सर्वर भी अपना सर्विस मतलब रिस्पॉन्स देगा। किसको देगा? वेब सर्वर को। और वेब सर्वर वो रिस्पॉन्स किसको फॉरवर्ड करेगा? क्लाइंट। अरे समझा क्या? इस आर्किटेक्चर को बोला जाता है 3 tier आर्किटेक्चर। रिपीट फॉर मी। क्लाइंट क्या भेजेगा? वेरी गुड, कौन एक्सेप्ट करेगा? मैंने इधर बोला था चेक करेगा, पहले चेक करेगा। क्या चेक करेगा रे? सर्विस किसके पास है, कोई तो परफेक्ट बोला। किस किस के पास हो सकता है? अगर वेब सर्वर खुद के पास है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वेब सर्वर ही उसको क्या प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर सर्विस किसके पास नहीं है, मतलब किसके पास है, तो क्या होता है मुझे बताइए। वेब सर्वर रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा किसके पास? डेटाबेस सर्वर से क्या लेगा और रिस्पॉन्स किसको फॉरवर्ड करेगा? सबको समझा? इस आर्किटेक्चर को बोला जाता है 3 tier आर्किटेक्चर। 3 tier आर्किटेक्चर ने 2 tier का एक डिसएडवांटेज तो ओवरकम कर दिया। आपको याद है 2 tier के कौन से 2 डिसएडवांटेजेस थे? सिंगल पॉइंट फेलियर, और कौन सा था? परफॉर्मेंस डिले। इसके लिए आ रहा था ना क्योंकि सर्वर एक ही था। कहना से इसके अंदर भी परफॉर्मेंस डिले हो सकता है लेकिन कंपैरेटिवली कम होता है क्योंकि इधर सर्विसेज डिवाइडेड है। अरे हाँ या ना? समझा? अगर एक ही टीचर पूरे क्लास को मैनेज कर रहा है तो उसके लिए डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर दो दो टीचर है तो कहना से उसके लिए इजी रहता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यस, इसके अंदर कंपैरेटिवली परफॉर्मेंस डिले कम है। लेकिन पहला डिसएडवांटेज क्या था 2 tier का? अगर आपने नोटिस किया यहां पे भी सिंगल पॉइंट फेलियर है। इन तीनों में एक ऐसा है, अगर वो फेल तो आर्किटेक्चर फेल। यू पीपल आर गोइंग टू टेल मी कौन है वो बंदा। वेब सर्वर। और फिर आंसर वेरी गुड। कैन आई से वेब सर्वर इज द वन। अगर वेब सर्वर फेल तो पूरा की पूरा आर्किटेक्चर फेल हो जाएगा। दोस्तों हाँ या ना? आपने आंसर बराबर दिया, प्रूव करो कैसे। अगर वेब सर्वर फेल हो गया तो कहना से वेब सर्वर के जो सर्विसेज है वो तो दे ही नहीं सकता वो, लेकिन डेटाबेस सर्वर भी अगर एक्टिव है तो भी जो भी कम्युनिकेशन होता है वो तो वाया वेब सर्वर ही होता है ना स्टूडेंट। तो अगर वो फेल तो पूरा की पूरा आर्किटेक्चर क्या हो जाएगा? फेल। तो उसका जो पहला डिसएडवांटेज था 2 tier का, इसका भी पहला डिसएडवांटेज वही है, सिंगल पॉइंट फेलियर। क्या नाम है डिसएडवांटेज का? बस इसके अंदर क्या लिखेंगे, कौन है वो सिंगल पॉइंट? बहुत फास्ट जा रहा हूं क्या? सबको समझा ना? कौन है वो सिंगल पॉइंट बताइए मुझे। अगर वेब सर्वर फेल तो पूरा की पूरा आर्किटेक्चर क्या हो जाएगा? फेल। इज दिस क्लियर? ऐसा बोला जाता है www को ना सिंगल पॉइंट फेलियर का प्रॉब्लम नहीं था इतना।
है ना, उसको पता था सिंगल पॉइंट फेलियर तो होने ही वाला है, तो उसको इतना टेंशन नहीं था। 3 tier आर्किटेक्चर काफी लंबे समय तक चला, लोग उसको यूज कर रहे थे। अभी भी जो स्मॉल स्केल कंपनीज है ना, दे आर स्टिल यूजिंग 3 tier आर्किटेक्चर। पर अगेन अपरेंटली 3 tier आर्किटेक्चर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सामने आया। नाउ प्लीज 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 ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। 3 tier आर्किटेक्चर का सेकंड डिसएडवांटेज ये था कि 3 tier आर्किटेक्चर को यूज करके ना मैं सिर्फ स्टैटिक रिस्पॉन्स ही दे सकता हूं। आई रिपीट, इसको यूज करके मैं सिर्फ स्टैटिक रिस्पॉन्स ही दे सकता हूं। स्टैटिक रिस्पॉन्स मतलब क्या पता है? जो पहले से मेरे अंदर स्टोर्ड है, ये दोनों जो रिस्पॉन्स जो सर्विसेज इनके अंदर पहले से स्टोर्ड है, बस वही दे सकते। ये लोग डायनामिक रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते? डायनामिक रिस्पॉन्स मतलब क्या पता है स्टूडेंट? नाम से अंदाजा लो ना, जो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। अभी 2-3 एग्जांपल लेता हूं, मुझे लगता है आप सब लोग मेरे से फिर समझ जाएगा आपको। डायनामिक रिस्पॉन्स, क्रिकेट मैच का स्कोर कार्ड, लाइव क्रिकेट मैच का स्कोर कार्ड, हैव यू सीन? क्रिकबज़ वगैरह ऐसे ऐप्स देखे रहेंगे ना हमने। कैसे वो जो स्कोर कार्ड होता है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है, बॉल टू बॉल, रन टू रन। दैट इज कॉल्ड एज डायनामिक रिस्पॉन्स। आज शाम के मैच का स्कोर कार्ड मैं अभी से स्टोर करके रख सकता हूं क्या? नहीं। जो मैं पहले से स्टोर करके नहीं रख सकता, जो डायनामिकली चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड एज डायनामिक रिस्पॉन्स। एक और एग्जांपल दूं तो कोई भी शेयर मार्केट का वेबसाइट, शेयर मार्केट वेबसाइट देखा रहेगा ना आपने कभी तो। कैसे जब मार्केट ऑन होता है, आपके शेयर के प्राइसेस कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट होते रहते हैं। दैट रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज डायनामिक रिस्पॉन्स। आर यू गेटिंग मी स्टूडेंट्स? तो ऐसा रिस्पॉन्स जो चेंज होता रहता है, जो फिक्स नहीं होता, जो पहले से मैं स्टोर करके नहीं रख सकता, ऐसे रिस्पॉन्स को मैं क्या बोलूंगा? डायनामिक रिस्पॉन्स। ये लोग सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक रिस्पॉन्स ही दे सकते हैं। ये क्या नहीं प्रोवाइड कर सकते? बरोबर जी, क्या नहीं प्रोवाइड कर सकते? तो मेरे 3 tier का डिसएडवांटेज वही है, इट इज नॉट यूज्ड टू प्रोवाइड अ डायनामिक रिस्पॉन्स। समझा? इसके मैंने 2 डिसएडवांटेज बोले 2 tier के। किसको याद है कौन से 2? वेरी गुड। और दूसरा कौन सा था? परफॉर्मेंस डिले, एक्सीलेंट। इसके भी मैंने 2 डिसएडवांटेज बोले। पहला कौन सा था? 3 tier आर्किटेक्चर में कौन फेल? तो आर्किटेक्चर फेल। क्या बात है, वेरी गुड। और अभी अभी मैंने एक और डिसएडवांटेज बोला, कौन सा? ये क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? सिर्फ स्टैटिक रिस्पॉन्स, मतलब जो पहले से इनके अंदर स्टोर्ड है। ये क्या नहीं प्रोवाइड कर सकते? इज दिस क्लियर एवरीवन? सबको समझा? अंडरस्टूड? यहां कंप्लीट होता है मेरे सब्जेक्ट का या मेरे चैप्टर का पहला टॉपिक। सर्वलेट के अंदर पहला टॉपिक वही है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अंदर मुझे 2 आर्किटेक्चर के बारे में लिखना, 2 tier और 3 tier, डायग्राम, डिस्क्रिप्शन और उनके 2 डिसएडवांटेजेस। यू गॉट द आंसर? समझा सबको? मुझे आवाज नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। इवन ऑनलाइन स्टूडेंट, यू कैन ऑल्सो अनम्यूट एंड गिव मी द आंसर्स। ओके, हाँ Yes. बोलिए ना। 2 tier भी ऑल्सो स्टैटिक ही ऑब्वियसली, लेकिन 2 tier का एडवांस वर्जन तो 3 tier है ना। तो हम लोग 3 tier के बारे में बात करेंगे। जब 2 tier बनाया गया था ना, तब स्टैटिक डायनामिक इतना कोई बड़ा बूम नहीं था। 3 tier जैसे मार्केट में आया और जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, लोगों को डायनामिक रिस्पॉन्स चाहिए था। हाँ, लोगों को क्या चाहिए था? तो अभी समय ऐसा आ गया था कि WWW कंपनी को अगर मार्केट में रहना है, तो उनको किसी भी हालत में डायनामिक रिस्पॉन्स देना था। WWW ने अपना ये काम किया। WWW ने डायनामिक रिस्पॉन्स देने के लिए आर्किटेक्चर को चेंज नहीं किया। क्या बोलते हैं, उस आर्किटेक्चर के अंदर एक नया मॉड्यूल ऐड किया। WWW ने 3 tier आर्किटेक्चर में डायनामिक रिस्पॉन्स देने के लिए
क्या देने के लिए? जो नया मॉड्यूल ऐड किया उस मॉड्यूल का नाम है सीजीआई। क्या नाम है मॉड्यूल का? मेरे सब्जेक्ट का या मेरे चैप्टर का सेकंड टॉपिक सीजीआई। एक मिनट सीजीआई के बारे में पहला पॉइंट तो सबको समझ में आ ही गया। सीजीआई क्यों बनाया गया? अरे वेरी गुड। क्या प्रोवाइड करने के लिए? सब इधर आ, क्या प्रोवाइड करने के लिए? सीजीआई का फुल फॉर्म है कॉमन गेटवे इंटरफेस। क्या फुल फॉर्म है इसका? इट्स नॉट अ सेपरेट मशीन। मतलब ये कंप्यूटर होता है, ये कंप्यूटर होता है, ये कंप्यूटर होता है, ये अलग कंप्यूटर नहीं होता स्टूडेंट। इसके लिए इसको 4 टियर आर्किटेक्चर वगैरह ऐसा मत कुछ बोल। इट्स अ प्रोग्राम। सीजीआई क्या होता है मेरा? इट्स अ प्रोग्राम। अच्छा वो भी मैं आपको बता दूं, ये प्रोग्राम ना 3 लैंग्वेजेस में लिखा जाता है। पहला होता है आपका सी लैंग्वेज, सी तो पता है ना सबको। नेक्स्ट होता है आपका सी प्लस प्लस लैंग्वेज, और तीसरा लैंग्वेज होता है पर्ल। इन 3 लैंग्वेज को यूज करके ये प्रोग्राम लिखा जाता है। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम लोग बोलते हैं सीजीआई, कॉमन गेटवे इंटरफेस। मैं अपना सेकंड टॉपिक चालू कर रहा हूं, बाद में दोनों को एक साथ लिखा के दूंगा। ओके स्टूडेंट, सीजीआई इज द नेम ऑफ माय टॉपिक। जैसे आपने बोला क्यों बनाया गया, वो तो सबको समझ में आ गया। क्यों बनाया गया स्टूडेंट? ये बरोबर जी, क्या प्रोवाइड करने के लिए? तो चलो देखते हैं, जब सीजीआई आएगा पिक्चर में, सीजीआई कैसे डायनामिक रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर। अगेन हम लोग को 3 टियर आर्किटेक्चर ही देखना पड़ेगा। पहले इधर से चालू करूंगा। कौन है अपना? आवाज नहीं आ रहा है। क्लाइंट क्या भेजेगा? बराबर, क्या भेजेगा? तुम जानते हो, मैं जानता हूं। रिक्वेस्ट को कौन एक्सेप्ट करेगा? बराबर, कौन एक्सेप्ट करेगा? अभी देखो मेरे वर्ड्स कैसे चेंज हो रहे हैं। रिक्वेस्ट को कौन एक्सेप्ट करेगा? वेब सर्वर अभी चेक करेगा। क्लाइंट को स्टैटिक रिस्पॉन्स चाहिए या क्लाइंट को? कहने से अगर क्लाइंट को स्टैटिक रिस्पॉन्स चाहिए तो मुझे इसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। हम दोनों भाई बंधु मिलके मेरे क्लाइंट को क्या दे सकते हैं? बराबर, क्या दे सकते हैं? प्रॉब्लम कब आएगा? बराबर, प्रॉब्लम तब आएगा जब क्लाइंट को क्या चाहिए रहेगा। अगर मेरे क्लाइंट को डायनामिक रिस्पॉन्स चाहिए तो वेब सर्वर वो जो रिक्वेस्ट आएगा उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा सीजीआई के पास। किसके पास फॉरवर्ड करेगा? सीजीआई इज अ प्रोग्राम। वो उस रिक्वेस्ट को डायनामिक रिस्पॉन्स देने के लिए एक प्रोसेस क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? अच्छा स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक के अंदर प्रोसेस वर्ड, इसके लिए मैं भी प्रोसेस वर्ड यूज कर रहा हूं। टेक्निकली बोलूं तो सीजीआई डायनामिक रिस्पॉन्स देने के लिए ना एक फंक्शन क्रिएट करता है। फंक्शन, प्रोग्राम का फंक्शन बनाता है। सीजीआई विल क्रिएट अ प्रोसेस और फंक्शन। सीजीआई डायनामिक रिस्पॉन्स देने के लिए एक प्रोसेस क्रिएट करेगा और वो प्रोसेस को लोड करेगा वेब सर्वर के अंदर। किसके अंदर लोड करेगा? एक मिनट, ये जो मैंने गंदा करके रखा है वो क्या है? सबको दिख रहा है क्या? क्या है वो? प्रोसेस है। किसने बनाया? लेकिन किसके अंदर लोड करेगा? अच्छा, वेब सर्वर के अंदर वो सीजीआई प्रोसेस को लोड करेगा। अभी वो प्रोसेस मेरे क्लाइंट को डायनामिक रिस्पॉन्स सेंड करेगा। समझा? जैसे ही मेरे क्लाइंट को डायनामिक रिस्पॉन्स मिल गया, वेब सर्वर अपने अंदर से वो प्रोसेस को अनलोड कर देता है, मतलब डिलीट कर देता है। नेक्स्ट टाइम अगर क्लाइंट को फिर से डायनामिक रिस्पॉन्स चाहिए, मुझे फिर से सब रिपीट करना पड़ेगा। सुना? समझा? गिव मी द आंसर। फिर से एक बार, क्लाइंट क्या भेजेगा? कौन एक्सेप्ट करेगा? वेब सर्वर चेक करेगा। क्या चेक करेगा? बरोबर, क्या बात है, वेरी गुड स्टूडेंट। स्टैटिक है या? अगर स्टैटिक चाहिए तो भेज देंगे इसको, वो तो आपको पता है। बरोबर है, इट्स लाइक अ 3 टायर नॉर्मल आर्किटेक्चर। लेकिन अगर क्लाइंट को क्या चाहिए तो फिर वेब सर्वर क्या करेगा? रिक्वेस्ट किसको भेजेगा? सीजीआई इज द प्रोग्राम, सीजीआई इज द एप्लीकेशन जो 3 लैंग्वेज में बनाया गया है। कौन सी 3 लैंग्वेज? एंड वो सीजीआई का प्रोग्राम एक प्रोसेस क्रिएट करता है
और वो प्रोसेस किसके अंदर लोड करता है? अरे बराबर ना, किसके अंदर लोड करता है? वो प्रोसेस अभी मेरे क्लाइंट को क्या भेजेगा? डायनामिक रिस्पॉन्स। क्या भेजेगा? एंड जैसे मेरे क्लाइंट को डायनामिक रिस्पॉन्स मिल जाएगा, मतलब एचटीटीपी रिस्पॉन्स मिल जाएगा, मेरा वेब सर्वर उस प्रोसेस को क्या कर देगा? बरोबर, क्या कर देगा? अनलोड वर्ड का मतलब समझ में आता है ना, उसको डिलीट कर दे। इज दिस क्लियर एवरीवन? समझा? तो ऐसा होता है मेरा सीजीआई का वर्किंग। डंके की चोट पे डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी ने सीजीआई को लॉन्च किया था। डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी ने लोगों को वही बोला, थ्री टियर आर्किटेक्चर का क्या प्रॉब्लम था, क्या नहीं प्रोवाइड कर सकता था वो? तो ये लो सीजीआई और लो डायनामिक रिस्पॉन्स, तुम्हें जितना चाहिए उतना। लेकिन क्या बोलते हैं, नसीब खराब होता है किसी लोग का। डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी का उधर साढ़े साथी चल रहा था, उसका नसीब उधर भी खराब था। लोगों ने सीजीआई के अंदर भी प्रॉब्लम्स ढूंढ निकाले। बस कैन यू इमेजिन, इट्स अ ट्रू स्टोरी। बेचारा जो बना रहा था उसके अंदर लोग प्रॉब्लम ही ढूंढ रहे थे। पहले उन्होंने क्या बनाया रे? उसके दो डिसएडवांटेज आपने देखा। बाद में क्या बनाया? उसके भी डिसएडवांटेज आपने देखा। अभी बेचारे ने क्या बनाया? लोगों ने उसके अंदर भी प्रॉब्लम ढूंढ निकाला। एंड क्या बोलते हैं, इस बार तो लोग उसको मुझे लगता है मार्केट से निकालने वाले थे, क्योंकि इस बार 2-3 नहीं, सीजीआई के लोगों ने 6 डिसएडवांटेजेस बोले। कितने डिसएडवांटेज बोले? चलो देखते कौन से डिसएडवांटेजेस है। रादर पेपर में क्वेश्चन भी कैसा पूछा गया पता है क्या? एक्सप्लेन सीजीआई विथ इट्स डिसएडवांटेजेस। तो चलो बताता हूं मैं सीजीआई के कौन कौन से डिसएडवांटेजेस है। सिंपल है, अगर मुझे लगता है सबका बाय हार्ट हो जाएगा आंसर। सीजीआई का पहला डिसएडवांटेज बोला जाता है, सीजीआई इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। सीजीआई इज, अच्छा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का उल्टा वर्ड होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। डू यू नो एनी लैंग्वेज विच इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? अरे जावा, जावा पाइथन आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, बरोबर ना स्टूडेंट? बरोबर ना? जावा इज व्हाट? जावा इज व्हाट? इधर दिख रहा है सबको सीजीआई कौन से लैंग्वेज में बनाया गया है? जावा दिख रहा है क्या किधर भी? तो कहने से इसका पहला डिसएडवांटेज वही है, सीजीआई क्या है मेरा? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। क्या है मेरा? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब क्या पता है क्या? ये सारे ओएस के ऊपर नहीं चलता। ओएस तो सबको पता है ना भैया क्या क्या होता है। विंडोज ओएस होता है, कुछ लोग लिनक्स ओएस यूज करते हैं, कुछ मे बी एंड्रॉइड ओएस यूज करते हैं, कुछ आईओएस यूज करते हैं, बराबर ना? ये सब के ऊपर नहीं चल सकता, या एक ओएस के ऊपर लिखा हुआ प्रोग्राम दूसरे ओएस के ऊपर वर्क नहीं करता। इसके लिए इसको बोला जाता है दे आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। बाय हार्ट, दे आर व्हाट? सीजीआई का दूसरा डिसएडवांटेज, जो ज्यादा सबसे मेन डिसएडवांटेज, सीजीआई increases overhead of a web server। अभी टेक्स्ट बुक का लाइन मैंने एज इट इज बोला आपको, लेकिन ओवरहेड का मतलब है वो ना वेब सर्वर का लोड इंक्रीज करता है। इवन आप लोग भी मेरे से एग्री करोगे, कहने से हर बार जब रिक्वेस्ट आएगा वेब सर्वर को पहले प्रोसेस को अपने अंदर लोड करना पड़ता है और बाद में काम होने के बाद अनलोड करना पड़ता है। हाँ या ना स्टूडेंट? तो हर बार कहना से वेब सर्वर को लोडिंग अनलोडिंग लोडिंग अनलोडिंग लोडिंग अनलोडिंग लोडिंग अनलोडिंग करते बैठना पड़ेगा। It increases the overhead. It increases the load of a web server. सुना? क्या बना मेरा सेकंड डिसएडवांटेज? It increases the overhead, मतलब लोड इंक्रीज करता है। किसका लोड इंक्रीज करता है? एग्री करोगे मेरे से? आपको लिखना बस उतना ही है, इट इंक्रीजेस द ओवरहेड ऑफ अ वेब सर्वर। सीजीआई का तीसरा डिसएडवांटेज, सीजीआई इज डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट। इंप्लीमेंट करना मतलब प्रोग्राम लिखना। सीजीआई इज डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट, बराबर ना रे यार? इधर अपने एक लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के वादे चल रहे हैं, सीजीआई कितने लैंग्वेज में लिखा जाता है? तो कहना है सो प्रोग्राम लिखना बहुत डिफिकल्ट होता है। मैंने बोला था ना प्रोग्राम होता है ना ये, दैट प्रोग्राम इटसेल्फ इज वेरी डिफिकल्ट। इसके लिए सीजीआई इज वेरी डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट। बहुत कम प्रोग्रामर थे जो सीजीआई को डेवलप कर रहे थे, डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट।
सीजीआई का नेक्स्ट डिसएडवांटेज, लैक ऑफ सिक्योरिटी। क्या नाम है डिसएडवांटेज का? सिक्योरिटी प्रॉब्लम था सीजीआई। सिक्योरिटी भी अगेन जावा का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, जावा इज वेरी सिक्योर लैंग्वेज। ऑन द अदर साइड सी प्लस प्लस, आपने पढ़ा है सी प्लस प्लस? पढ़ा है ना? पॉइंटर्स को यूज करते हैं। हैव यू हर्ड द टर्म पॉइंटर? अरे हाँ या ना? और पॉइंटर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि पॉइंटर के वजह से ना सिक्योरिटी आपकी चली जाती है। ये पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच इज यूज्ड टू स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर को यूज करके हम लोग मेमोरी एड्रेस को रेफर करते हैं। एंड सी प्लस प्लस को यूज करके हम लोग सीजीआई को हैक कर सकते हैं। सीजीआई अल्टीमेटली किसके अंदर बैठता है जाके? और वेब सर्वर के अंदर तो आपकी इंपॉर्टेंट सर्विसेज हो सकती है ना, सिक्योर सर्विसेज। अगर किसी ने सीजीआई को हैक कर दिया तो कहने से वो अनऑफिशियली वेब सर्वर के अंदर की सर्विसेज को यूज कर पाएगा। इसके लिए डिसएडवांटेज का नाम है लैक ऑफ सिक्योरिटी। क्या नाम है इसका? आपको लिखना बस उतना ही है, लैक ऑफ सिक्योरिटी। रीजन क्या है सबको समझा? एक बार मेरे लिए फिर से बोलिए स्टूडेंट। पहला डिसएडवांटेज क्या था? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। क्या था? दूसरा डिसएडवांटेज है इट इंक्रीजेस दी ओवरहेड ऑफ व्हाट? तीसरा डिसएडवांटेज, क्या बात है, वेरी गुड, डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट। क्या है? अभी मैंने बोला चौथा डिसएडवांटेज, लैक ऑफ सिक्योरिटी। क्या नाम है डिसएडवांटेज का? मेरे सीजीआई का पांचवा डिसएडवांटेज है लैक ऑफ स्केलेबिलिटी। क्या नाम है डिसएडवांटेज का? मतलब सीजीआई का परफॉर्मेंस ना स्केलेबल नहीं होता। स्केलेबल मतलब क्या? एक लिमिट तक सीजीआई ना नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को अच्छे से हैंडल कर, रिक्वेस्ट जो आते हैं ना एक पॉइंट तक अच्छे से हैंडल कर, लेकिन एक पॉइंट के बाद जैसे जैसे नंबर ऑफ रिक्वेस्ट बढ़ते जाएंगे सीजीआई का परफॉर्मेंस ड्रॉप होना चालू हो जाए। मतलब परफॉर्मेंस ना स्केलेबल नहीं होता, एक पॉइंट के बाद ड्रॉप हो जाए। इसके लिए इसका नाम है लैक ऑफ स्केलेबिलिटी। क्या नाम है डिसएडवांटेज का? एंड सीजीआई का लास्ट डिसएडवांटेज, लास्ट वाला याद नहीं रहता नॉर्मली, याद से सुनो, ध्यान से सुनो। सीजीआई का लास्ट डिसएडवांटेज, सीजीआई यूजेस लॉट्स ऑफ वेब सर्वर रिसोर्सेस। जब वो वेब सर्वर के अंदर लोड होता है ना, वो वेब सर्वर के अंदर के बहुत सारे रिसोर्सेस को यूज कर लेता है। इसके लिए वेब सर्वर का घाई होता है कि भाई जैसे उसको आए वो सीजीआई को क्या कर देगा? अनलोड कर देगा। सुना? वो वेब सर्वर के अंदर के बहुत सारे क्या यूज करेगा? इसके लिए वेब सर्वर अपना नॉर्मल काम कभी कभी नहीं कर सकता उसके वजह से। एम आई क्लियर? I want my student to repeat the disadvantage for me. Even online student, you can give me the answer. पहला क्या था disadvantage? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, वेरी गुड। दूसरा कौन सा था? Increases the overhead of a web server, वेरी गुड। तीसरा कौन सा था? Difficult to implement, कौन सा था? Lack of security, वेरी गुड। नेक्स्ट कौन सा था? लैक ऑफ स्टेबिलिटी। एक पॉइंट के बाद परफॉर्मेंस गिर जाता है, इसके लिए लैक ऑफ स्केलेबिलिटी। एंड लास्ट वन, इट यूजेस लॉट्स ऑफ वेब सर्वर के अंदर के रिसोर्सेस। वेब सर्वर रिसोर्सेस। बरोबर, अंडरस्टूड। ये सारे किसके डिसएडवांटेज है? बरोबर, किसके? तो ये तो फिक्स हो गया था कि सीजीआई भी फेल है, मतलब सीजीआई भी फेल हो चुका था। अभी कहने से यू कैन इमेजिन www कंपनी जो प्रॉब्लम में था वो तो प्रॉब्लम अभी और बढ़ गया। उनको क्या प्रोवाइड करना था www कंपनी को? वेरी गुड, डायनामिक रिस्पॉन्स। डायनामिक रिस्पॉन्स के लिए उन्होंने क्या बनाया? और कहने से सीजीआई तो पूरी बुरी तरीके से पिट गया। अभी तो टाइम ऐसा आ चुका था कि अगर उनको मार्केट में रहना है तो उनको किसी भी हालत में डायनामिक रिस्पॉन्स देना ही था, अदरवाइज कंपनी शटडाउन होने वाली थी। फ्रैंकली स्पीकिंग, www कंपनी ने देखा यार मैं जो बना रहा था उसके अंदर एडवांटेज कम डिसएडवांटेज ज्यादा निकल रहे हैं, बरोबर ना? इस बार www कंपनी ने अपनी हार कबूल कर ली, भाई मैं हार गया।
और WWW कंपनी ने ऐसा बोला जाता है, एक दूसरे कंपनी के सामने हाथ जोड़ दिए, तुम ही कुछ ऐसा बना के दो और इस प्रॉब्लम से हमें बाहर निकालो। WWW कंपनी जिस कंपनी के पास गया था मदद मांगने, उस कंपनी का नाम था सन माइक्रोसिस्टम्स। क्या नाम था कंपनी का? वो टाइम पे दुनिया में दो ही कंपनीज बहुत अच्छा कर रहे थे, एक का नाम था माइक्रोसॉफ्ट, दूसरे का नाम था सन माइक्रोसिस्टम। सन माइक्रोसिस्टम, हैव यू हर्ड द नेम बिफोर? यार सन माइक्रोसिस्टम ही वो कंपनी है जिन्होंने आपका जावा बनाया है। जावा इज डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम। सन माइक्रोसिस्टम के अंदर एक एम्प्लॉय था, टीम लीडर था, जेम्स गॉसलिन करके। जेम्स गॉसलिन और उसके टीम का नाम था ग्रीन टीम। उसके टीम ने ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया था 1985 में। और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब से डेवलप हुआ था तब से सुपर डुपर हिट था। सन माइक्रोसिस्टम को उसने बहुत ऊपर के लेवल पे लाके रख दिया था। तो वो टाइम पे सन माइक्रोसिस्टम वाज एट द पीक। WWW कंपनी ने सन माइक्रोसिस्टम के सामने हाथ जोड़ दिया, आप ही कुछ करो और हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकालो। सन माइक्रोसिस्टम ने उनके लिए एक नया एप्लीकेशन बनाया। अब स्टूडेंट कॉमन सेंस है ना, सन माइक्रोसिस्टम ने बनाया मतलब ऑब्वियसली कौन से लैंग्वेज में रहेगा? बराबर, कौन से लैंग्वेज में रहेगा? एंड माय डियर स्टूडेंट्स, सन माइक्रोसिस्टम ने WWW कंपनी को इस क्राइसिस से बचाने के लिए जावा में जो एप्लीकेशन बनाया, उसी एप्लीकेशन का नाम है सर्वलेट्स। क्या नाम है एप्लीकेशन का? तो चलिए जी, सर्वलेट के बारे में बोलते बोलते 2 पॉइंट सबको पता चल गए। सर्वलेट कौन से लैंग्वेज में बनाया गया है? अरे इसके लिए तो हम लोग अपने जावा सब्जेक्ट के अंदर इसको पढ़ रहे हैं, बरोबर ना? एंड दूसरा, क्या करने के लिए बनाया गया? अरे हाँ, क्या प्रोवाइड करने के लिए? या कोई ऐसा बोलेगा तो भी चलेगा, CGI के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या बनाया गया? मतलब सर्वलेट का मेन पर्पस क्या है बताइए मुझे, क्या प्रोवाइड करेगा? आवाज नहीं आ रहा है? एग्जैक्टली, सर्वलेट का मेन पर्पस है टू प्रोवाइड डायनामिक रिस्पॉन्स। यस, सन माइक्रोसिस्टम ने सर्वलेट बना के दिया और सर्वलेट के अंदर कोई भी ऐप नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। सर्वलेट काफी लंबे समय तक चला, रादर अभी भी चल रहा। सो दैट इज द हिस्ट्री ऑफ द क्रिएशन ऑफ सर्वलेट। आगे जाके अगर कंपनी के बारे में बात करूं तो यस, यू नो, समय का पहिया चलता जाता है। WWW स्टिल देयर रूलिंग द इंटरनेट। सन माइक्रोसिस्टम जिन्होंने कुछ समय पहले उनकी हेल्प की थी, बरोबर ना? सन माइक्रोसिस्टम को जेम्स गॉसलिन ने छोड़ दिया। जेम्स गॉसलिन स्टिल अलाइव, जिसने जावा बनाया। अभी उसने वो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट करता है। जैसे जेम्स गॉसलिन ने छोड़ दिया कंपनी को, कंपनी नीचे आ गई। नाउ इट इज ओवरटेकन बाय ओरेकल। तो अभी जावा का ऑफिशियल ओनर है ओरेकल, क्योंकि ओरेकल ने किसको टेक ओवर कर लिया? सन माइक्रोसिस्टम। So now there is no any Sun Microsystem company. It is a handled taken by Oracle company. Is this clear, everyone? So that is the story of creation of Servlet. And इधर हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए। पहले टॉपिक का नाम था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एंड सेकंड टॉपिक का नाम है CGI एंड डिसएडवांटेजेस। कुछ भी डाउट है किसी को? कंफर्म? शैल वी स्टार्ट राइटिंग द आंसर? मैं आपको रेकमेंड करूंगा, मैं जो भी थियरी प्रोग्राम सिखाता हूं आप उसको अपने नोटबुक के अंदर लिख लीजिए, ठीक है? वैसे तो आपको विद्यालंकार के रेडीमेड नोट्स मिलेंगे, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जो भी थियरी आप नोटबुक के अंदर मैं डिक्टेट करूंगा आप लिख दीजिए। थोड़ा सा मेहनत ज्यादा जाएगा उससे, लेकिन ट्रस्ट में जब आप एग्जाम के लिए पढ़ने बैठोगे ना, मेरा ऐसा अनुभव है कि अपने हैंडराइटिंग में लिखा हुआ आंसर पढ़ना ज्यादा इजी होता है, ज्यादा जल्दी याद रहता है, रादर देन प्रिंटिंग मटेरियल पढ़ना। सबको समझा? तो चलेगा ना सब लोग को डिक्टेशन? ओके,
चलिए स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नंबर हम लोग लिखेंगे 1.2। 1.2 क्यों बोला इसको सबको पता है, राइट है स्टूडेंट? चैप्टर का नाम है सर्वलेट्स। अच्छा, अंदर पहले टॉपिक का नाम लिखिए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर लिखा, अंदर लिखिए फर्स्ट पॉइंट क्लाइंट। क्लाइंट ब्रैकेट में क्लाइंट का डेफिनेशन लिखा है मुझे। क्लाइंट का डेफिनेशन क्या था? 2 वर्ड का ही था, सर्विस अक्वायरर एंड सर्वर। ब्रैकेट में क्या आएगा? सर्विस प्रोवाइडर service acquirer and service provider bracket complete are used to communicate Sir, repeat please. client bracket में service acquirer, server bracket में service provider are used to communicate using following two architectures. Using following two architectures. First one, two-tier architecture. लिखा, अंदर लिखिए in this a client send HTTP request to the server for getting the service and server provides HTTP response to the client. ठीक है, नीचे टू टियर का डायग्राम बना दीजिए। टू टियर का डायग्राम पता है सबको? क्लाइंट सर्वर HTTP रिक्वेस्ट HTTP सिर्फ टू टियर का बनाइए। डन। डायग्राम के नीचे लिखिए डिसएडवांटेजेस। पहला क्या है? सिंगल पॉइंट फेलियर। अंदर लिखिए इन दिस if server fails, comma, the entire architecture get failed. दूसरा, टू टियर का दूसरा डिसएडवांटेज क्या था? परफॉर्मेंस डिले।
अंदर लिखिए, it will occur when multiple clients, परफॉर्मेंस डिले के अंदर आप लिख रहे हो इट विल अकर व्हेन मल्टीपल क्लाइंट्स sends the request to the server at the same point, या at the same time, ओके। एक लाइन छोड़ के 3 tier आर्किटेक्चर, अंदर लिखिए, इन दिस a client send a request comma which is accepted by, 3 tier में कौन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, which is accepted by web server comma which checks whether required service is available with itself or database server is available with itself or database server and accordingly send response to the client, ओके। डायग्राम बना दीजिए 3 tier का। ओके हुआ, नीचे लिखिए डिसएडवांटेजेस। क्या था इसके पहले डिसएडवांटेज का नाम? हाँ नहीं 3 tier का सिंगल पॉइंट फेलियर। अच्छा इधर क्या लिखोगे सिंगल पॉइंट फेलियर में? कौन फेल? आर्किटेक्चर फेल। तो लिखिए अंदर, हियर इफ वेब सर्वर फेल्स comma the entire architecture gets failed। सेकंड डिसएडवांटेज क्या था इसका? सेकंड डिसएडवांटेज डायनामिक रिस्पॉन्स, बरोबर ना रे स्टूडेंट्स? अंदर लिखिए
It is only used to provide. It is only used to provide. ये सिर्फ क्या प्रोवाइड कर सकता है? हमने बोला which response? Static response. It is only used Static response. static response, yes, and not the dynamic response. Okay, चलिए, this complete your first answer. बरोबर, client server architecture. Next topic, CGI and its disadvantages. CGI and its disadvantages. लिखिए पहला पॉइंट, CGI ब्रैकेट में CGI का फुल फॉर्म, क्या फुल फॉर्म है CGI का रे? कॉमन गेटवे इंटरफेस. CGI ब्रैकेट में फुल फॉर्म कॉमन गेटवे इंटरफेस is used to provide dynamic response, is used to provide a dynamic response in 3-tier architecture. In a 3-tier architecture. लिखा. Next point. In this, when a client send a request, comma, it is accepted by web server. It is accepted by web server, comma, which checks whether a client require static response or dynamic response. Whether a client requires static response or dynamic response. Next point. If a client require dynamic response, comma, web server forward the request. किसको फॉरवर्ड करता है वो रिक्वेस्ट? टू CGI, comma, which creates, क्या क्रिएट करता है वो? क्या क्रिएट करता है CGI? बरोबर. Which creates a process, बरोबर ना स्टूडेंट? And load that process. कहां पे? In web server. Next point. CGI process from web server. CGI process from a web server provides dynamic response to the client. Provides dynamic response to the client. And as soon as client gets dynamic response, कॉमा, जैसे क्लाइंट को डायनामिक रिस्पॉन्स मिलता है, मैंने कुछ तो बोला था, क्या होता है रे?
बरोबर. वेब सर्वर unload CGI process from it. Web server unload CGI process from it. आप सब समझ के लिख रहे हो अरे? Next point. The same process will get repeated whenever client requires dynamic response. लिखा डायग्राम. जावा के अंदर डायग्राम कभी भी आप अपने हिसाब से ऑल्टर नहीं करने का. जैसा मैं डायग्राम दे रहा हूं वैसे ही डायग्राम आपके नोटबुक में और पेपर में बनना चाहिए. डायग्राम कैन नॉट बी चेंज्ड. डन. ओके, ये था उसका वर्किंग आर्किटेक्चर. हुआ सबका डायग्राम बना के. एक लाइन छोड़ के लिखे डिसएडवांटेजेस. हाउ मच डिसएडवांटेजेस टोटल? फर्स्ट वन, it is platform dependent. It is a platform independent. Sorry, it is platform dependent. लिखा ब्रैकेट में लिखिए as CGI is implemented using तीन लैंग्वेजेस बोला था ना मैंने, C, C++ and Perl. ये ब्रैकेट वाला पार्ट लिखा नहीं लिखा आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपके रेफरेंस पे. दूसरा, it increases overhead of a web server. It increases overhead of a web server. Third one, it is difficult to implement. It is difficult to implement. Next one, lack of security. Next one, lack of scalability. And last one, right now, it uses lots of web server resources. It uses lots of web server resources. Okay, student. So that is your second answer. चलिए पेन नीचे रखिए, फिर से रिलैक्स हो जाइए. सब लोग का ध्यान इधर. मैंने आंसर अभी थोड़ी देर पहले कहां पे खत्म किया था, याद है आपको? कौन बनाया गया, याद है ना? मैंने इसका हिस्ट्री आपको बताया, कौन बनाया गया. चलो याद करके बोलो, सर्वलेट किसने बनाया? Sun सन माइक्रो सिस्टम्स ने. किसने बनाया?
एंडरसन माइक्रो सिस्टम ने बनाया, मतलब ऑब्वियसली कौन से लैंग्वेज में बना रहेगा, बराबर, कौन से लैंग्वेज में बना रहेगा। तो चलो देखते हैं अपना सबलेट अपना ये काम कैसे करता है। आई एम इनटू से अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं मेरे सबलेट का आर्किटेक्चर। क्या स्टार्ट कर रहा हूं मैं यार, आंसर को ना सबलेट का आर्किटेक्चर बोलूंगा तो भी चलेगा, या सबलेट का लाइफ साइकिल बोलूंगा तो भी चलेगा। बाय द वे लेट मी टेल यू हियर ओनली, अपने सिलेबस में ना टोटल 6 लाइफ साइकिल अपने को पढ़ने हैं, पूरे सिलेबस में। ट्रस्ट मी, 6 में से मिनिमम मैंने बोला मिनिमम 2 लाइफ साइकिल 5-5 मार्क के लिए आपके पेपर में आते ही है। तो ये 100% वाला क्वेश्चन है, लाइफ साइकिल। अभी सबलेट का लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, बाद में जेएसपी का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे मॉड्यूल नंबर 3 में, याद है जेएसपी करके लिखा था। और बाद में ईजेबी के अंदर ना 4 लाइफ साइकिल्स है, तो वो पढ़ने वाले हैं। ऐसे रोल 6 लाइफ साइकिल अपने को पढ़ने। स्टार्ट करूं मैं आंसर, चलिए अभी देखते हैं सबलेट अपना काम कैसे करता है। जरा अभी आंसर में चेंज होगा, जरा सब लोग का ध्यान इधर। सबलेट किसका रिप्लेसमेंट है मुझे बताइए, किसके बदले सबलेट काम करने वाला है। किसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबलेट बनाया गया। तो ऑब्वियसली अभी मेरा आर्किटेक्चर में कौन नहीं रहेगा, बराबर, कौन नहीं रहेगा। स्टार्ट करता हूं। अच्छा, डेटाबेस सर्वर को भी ना स्टूडेंट में यहां से हटा रहा हूं। हटा इसके लिए रहा हूं क्योंकि डेटाबेस सर्वर का मेरे आर्किटेक्चर के अंदर कोई इतना खास रोल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि डेटाबेस सर्वर अभी होता ही नहीं है, होता है, अपने काम का नहीं है फिलहाल। इसके लिए डायग्राम के अंदर हम उसको जगह नहीं देते, होता है लेकिन वो अपने आर्किटेक्चर में उसका कोई इतना रोल नहीं है बड़ा, इसके लिए डायग्राम के अंदर उसको दिखाते नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, बट इट इज देयर। मैं मेरे सबलेट के लाइफ साइकिल में या सबलेट के आर्किटेक्चर में पहला पॉइंट बोलता हूं, मैंने क्लाइंट की तरफ गया नहीं, मैं सबलेट के आर्किटेक्चर का, सबलेट के लाइफ साइकिल का पहला पॉइंट बोलूंगा, सबलेट इज क्रिएटेड बाय वेब सर्वर। सबलेट इज क्रिएटेड बाय, देखो पहला ही डिफरेंस, सीजे अलग था, बरोबर ना। सबलेट क्रिएट कौन करता है, वेब सर्वर। सबलेट इज क्रिएटेड बाय वेब सर्वर and web server create the sublet. After creation, web server load that sublet inside a container. वेब सर्वर के अंदर ना अलग अलग कंटेनर्स होते हैं, कंटेनर मतलब कंपार्टमेंट। जो अपना 1.1 है ना जावा ईई, याद है नाम लिखा है था मैंने, उसके अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कौन कौन से कंटेनर्स है। वेब सर्वर के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं ऐसे, एक कंपार्टमेंट का नाम है वेब कंटेनर। क्या नाम है उसका, तो इट्स वन पार्टीशन इनसाइड ऑफ वेब सर्वर। वेब सर्वर क्रिएट द सबलेट एंड आफ्टर क्रिएशन वेब सर्वर लोड दैट सबलेट इनसाइड अ वेब कंटेनर। सुना मेरा पहला पॉइंट, कौन क्रिएट करता है सबलेट को, बराबर, कौन क्रिएट करता है। और वेब सर्वर क्रिएट करने के बाद सबलेट को किसके अंदर लोड करता है, आवाज नहीं आ रहा है, ऐसा वेब कंटेनर के अंदर क्या करेगा, लोड करेगा। अरे समझा क्या, वेब कंटेनर के अंदर मेरा सबलेट आ जाए। वेब कंटेनर को ना कभी कभी हम लोग सबलेट पूल भी बोलते हैं, याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा। क्या बोलते हैं इसको, सबलेट पूल। पूल इसके लिए बोलते हैं क्योंकि वेब कंटेनर के अंदर ना सिर्फ एक सबलेट नहीं होता, वेब कंटेनर के अंदर ऐसे बहुत सारे सबलेट घूमते रहते हैं। तो मेरा वेब सर्वर सबलेट को क्रिएट करेगा और किसके अंदर लोड करेगा, वेब कंटेनर के अंदर। वेब कंटेनर के अंदर ना अपना सबलेट आराम करता रहता है। हाँ भाई, क्रिएट हो गया, वेब कंटेनर के अंदर बैठ गया, आराम चल रहा है उसका। उसका आराम हराम कब होता है पता है, मतलब उसका काम चालू कब होता है पता है, जब क्लाइंट पहली बार उस सबलेट के लिए क्या भेजेगा, बराबर, क्या भेजेगा, मतलब क्लाइंट ने फर्स्ट टाइम क्या भेजा, रिक्वेस्ट।
अच्छा, क्लाइंट का फर्स्ट टाइम नहीं है, इसका फर्स्ट टाइम। सर्वलेट मध्ये कहने से डायनामिक रिस्पॉन्स देगा मुझे, तो क्लाइंट को जो डायनामिक रिस्पॉन्स चाहिए वो ये सर्वलेट देने वाला है। तो क्लाइंट ने उसके लिए पहली बार क्या भेजा, रिक्वेस्ट भेजा। अरे सुना क्या, क्लाइंट ने फर्स्ट टाइम क्या भेजा उसके लिए, रिक्वेस्ट। कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। अभी तक मैंने क्या क्या बोला, पहले सर्वलेट को कौन क्रिएट करता है, अभी तक रिक्वेस्ट बिकॉज कुछ नहीं आया, वेब सर्वर ने सर्वलेट को क्रिएट किया, किसके अंदर लोड किया, आवाज नहीं आ रहा है, वेब कंटेनर के अंदर बेचारा आराम करता रहता है छोटा बच्चा, उसका काम चालू कब होता है बताइए मुझे, जब क्लाइंट फर्स्ट टाइम उसके लिए क्या भेजेगा, बराबर क्या भेजेगा, जैसे क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगा, रिक्वेस्ट किसको मिलता है रे, वेब सर्वर उस सर्वलेट को इनिशियलाइज करेगा। क्या करेगा, इनिशियलाइज करना मतलब मेकिंग इट एक्टिव। वो पैसिव फेज में था, उसको एक्टिव करेगा। जैसे रिक्वेस्ट आएगा, वेब सर्वर सर्वलेट को क्या करेगा, इनिशियलाइज। क्या करेगा यार, वेब सर्वर सर्वलेट को इनिशियलाइज करने के लिए जो जावा का फंक्शन यूज करता है, उस पर्टिकुलर फंक्शन का नाम है इनिट। क्या नाम है फंक्शन का, अच्छा नॉर्मली फंक्शन लिखते समय फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है, आगे ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट देना पड़ता है। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये मेरा फंक्शन है। क्या है मेरा, जावा के अंदर कभी कभी फंक्शन को मेथड से भी बोला जाता है, तो कभी अगर मेरे मुंह से गलती से मेथड वर्ड आया, कंफ्यूज मत हो जाइए। मेथड मतलब फंक्शन, फंक्शन मतलब मेथड। अरे सुना क्या, तो मेरा वेब सर्वर किसको इनिशियलाइज करेगा, अरे उठ उठ उठ, तेरे लिए रिक्वेस्ट आया है, किसको इनिशियलाइज करेगा, और इनिशियलाइज करने के लिए वेब सर्वर कौन सा फंक्शन यूज करेगा, कौन सा, कहने से इनिट यूज करने के बाद सर्वलेट मेरा उठ जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा। जैसे सर्वलेट इनिशियलाइज हो जाएगा, सर्वलेट विल बिकम एक्टिव। क्यों उठाया रे सर्वलेट को, क्या है, तो मेरा सर्वलेट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा रिक्वेस्ट को, क्या करेगा रिक्वेस्ट को, रिक्वेस्ट को करेगा प्रोसेस। रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना मतलब डायनामिक रिस्पॉन्स बनाना। क्या करेगा रिक्वेस्ट को, मतलब क्या क्रिएट करेगा, बरोबर क्या क्रिएट करेगा, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, डायनामिक रिस्पॉन्स बनाएगा, और डायनामिक रिस्पॉन्स किसको भेज देगा, बरोबर किसको भेज देगा, ये सब कौन करता है मेरा, सर्वलेट। ये काम करने के लिए जो फंक्शन, जो मेथड यूज करता है, उस मेथड का नाम है सर्विस। क्या नाम है मेथड का, आपने कुछ मिस तो नहीं किया ना, मैंने क्या बोला, सर्वलेट को इनिशियलाइज किसने किया था रे, वेब सर्वर ने। किसने किया था, कौन सा मेथड यूज करके, अच्छा इनिशियलाइज होने के बाद कहना वेब सर्वर गया अभी, हाँ तू उठ गया, अभी तू अब देख ले, अभी सब सर्वलेट का काम चालू। क्या क्या उसने रिक्वेस्ट को और क्लाइंट को क्या सेंड कर दिया, बराबर डायनामिक रिस्पॉन्स। ये करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया, आवाज नहीं आ रहा है, अभी मेरा सेम सर्वलेट भेजिए ना क्लाइंट को रिस्पॉन्स, सेम सर्वलेट इनिशियलाइज ही रहता है, फिर से पैसिव नहीं होता, एक्टिव ही रहता है। अभी वो वेट करेगा, जैसे जैसे उसके लिए रिक्वेस्ट आते जाएंगे, वैसे वैसे उनको क्या देता जाएगा, रिस्पॉन्स। मतलब ये चलता रहेगा, अभी चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, फिर से नहीं सोता वो, अभी वो एक्टिव ही रहेगा। जैसे जैसे रिक्वेस्ट आते जाएंगे, वैसे वैसे उनको क्या देता रहेगा वो, बरोबर क्या देता रहेगा, सर्विस बोलो तो भी चलेगा, रिस्पॉन्स बोलो तो भी चलेगा, मतलब ये चलता रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए। हाँ लेकिन एक समय आएगा, हर एक का समय आता है ना दोस्तों, आपका भी आएगा, एक समय आएगा जब मेरे सर्वलेट के लिए रिक्वेस्ट आने बंद हो जाएंगे। हर एक लाइफ में ऐसा वक्त आने वाला है जब अपने को कोई पूछने वाला नहीं है, जब सर्वलेट के लिए रिक्वेस्ट आने बंद हो जाएंगे। सुन रहे हो सब लोग,
मेरा सर्वलेट बेचारा वेट कर रहा था कि क्लाइंट से जैसे रिक्वेस्ट आएगा उसको रिस्पॉन्स देगा, रिक्वेस्ट आएगा रिस्पॉन्स देगा, रिक्वेस्ट आएगा रिस्पॉन्स देगा। लेकिन अगर एक स्पेसिफिक टाइम तक उसके लिए रिक्वेस्ट आ ही नहीं रहे, मेरे सर्वलेट के लिए कोई रिक्वेस्ट आ ही नहीं रहा है, तो मेरा वेब सर्वर, याद है सर्वलेट को क्रिएट भी वेब सर्वर नहीं किया था। ये तो क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ नेचर, जो क्रिएट करता है वही डिस्ट्रॉय भी करता है, बरोबर ना। अगर मेरे सर्वलेट के लिए रिक्वेस्ट आने बंद हो गए तो मेरा वेब सर्वर कौन, उस सर्वलेट को डिस्ट्रॉय करेगा। क्या करेगा सर्वलेट को, वेब सर्वर सर्वलेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो मेथड यूज करता है उस मेथड का नाम है डिस्ट्रॉय। क्या नाम है मेथड का। आप बोलेंगे सर डिस्ट्रॉय क्यों किया, अरे डिस्ट्रॉय करने से उसको फायदा ये मिलेगा, सर्वलेट अल्टीमेटली वेब सर्वर के अंदर ही बैठा था ना रे, तो डिस्ट्रॉय करके कहने से उसका मेमोरी फ्री हो जाएगा, किसी और यूजफुल पर्पस के लिए हम लोग उस मेमोरी को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके लिए कुछ टाइम तक अगर रिक्वेस्ट आया ही नहीं तो वेब सर्वर सर्वलेट को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय। आप बोलोगे सर डिस्ट्रॉय करने के बाद अगर फिर से रिक्वेस्ट आया तो फिर से पूरा चक्कर, फिर समझा क्या चक्कर है आप बोलो। पहला क्रिएट कौन करेगा, बराबर कौन क्रिएट करेगा, किसके अंदर लोड करेगा, आवाज नहीं आ रहा है, कहना से क्रिएट करेगा और लोड करेगा किसके अंदर, मेरे इस पर्टिकुलर फेज को हम लोग बोलते हैं क्रिएशन एंड लोडिंग। क्या नाम है स्टूडेंट फेज का, एक बार फिर से मुझे बोलो, सबसे पहले क्या हुआ, यू नीड टू बी वेरी क्लियर विथ योर आंसर। कौन क्रिएट करेगा, किसके अंदर लोड करेगा, क्लियरली बोलो। वेब सर्वर क्रिएट करेगा और किसके अंदर लोड करेगा, बस हो गया, बरोबर। सर्वलेट के लाइफ में जो सेकंड वाला फेज आता है उस पर्टिकुलर फेज का नाम है इनिशियलाइजेशन। डू यू रिमेंबर इनिशियलाइजेशन कब होता है, जब पहली बार क्लाइंट क्या भेजेगा, चलो आप बोलो कंटिन्यू करो, जब रिक्वेस्ट भेजेगा क्या होगा, वेब सर्वर सर्वलेट को क्या करेगा, बरोबर क्या करेगा, उसके लिए कौन सा मेथड यूज करेगा, क्या नाम है फेज का, बरोबर। अच्छा इनिशियलाइजेशन के बाद क्या होता है, अभी वेब सर्वर चला जाता है भाई, तो उठ गया ना, अभी मैं चला, अभी कौन है एक्टिव, बरोबर कौन है एक्टिव, वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट को और क्लाइंट को क्या सेंड करेगा, बरोबर क्या सेंड करेगा, कौन कौन कौन, बरोबर कौन, मेरे इस पर्टिकुलर फेज का नाम है सर्विस। स्टूडेंट क्या नाम है फेज का, मेरा सर्वलेट मेरे क्लाइंट को क्या सेंड करेगा, रिस्पॉन्स। अरे दोस्तों हाँ या ना। अच्छा बाद में क्या होता है रे, नहीं 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 आपने एक स्टेप मिस कर दिया, बाद में सेम सर्वलेट उधर वेट करेगा और आगे जैसे जैसे रिक्वेस्ट आते जाएंगे वैसे वैसे उनको क्या देता जाएगा, बराबर क्या देता जाएगा, सर्विस। मतलब ये चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। एक समय आएगा जब रिस्पॉन्स आना नहीं, गलत गलत गलत, रिक्वेस्ट आने बंद हो जाएंगे, क्या आने बंद हो जाएंगे, नहीं समझा लग, समझा। एक समय आएगा जब आवाज नहीं आ रहा है, तब आपको पता है कौन सा फेज आने वाला है। जब रिक्वेस्ट आने बंद हो जाएंगे तो हाथ में गन लेके कौन आ जाएगा मेरा, बरोबर कौन आ जाएगा, क्या करने के लिए, किसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्या मजा क्या मिलता है उसको डिस्ट्रॉय करके, मेमोरी फ्री हो जाएगा, किसी और पर्पस के लिए हम लोग उस मेमोरी को यूटिलाइज कर सकते हैं। ओए स्टूडेंट समझे सबको, रिपीट एंटायर आंसर फॉर मी। पेज नंबर 1 क्रिएशन एंड लोडिंग, बोलो क्या होता है उसके अंदर, वेब सर्वर, आगे लोड करेगा, किसके अंदर लोड करेगा, अच्छा बाद में इनिशियलाइजेशन के अंदर क्या होता है, वेब सर्वर इनिशियलाइज करेगा, लेकिन कब वो भी बताना पड़ेगा, बराबर जब क्लाइंट पहली बार क्या भेजेगा,
तो वेब सर्वर सर्वलेट को क्या करेगा, मतलब इनिशियलाइजेशन एक ही बार होता है स्टूडेंट। इनिशियलाइज होने के बाद पूरा कंट्रोल अभी कौन ले लेगा हाथ में, रिक्वेस्ट को और रिस्पॉन्स को ये करने के लिए कौन सा फंक्शन है, एंड करने से ये होता रहेगा। मतलब ये मल्टीपल टाइम होता है, ये मल्टीपल टाइम नहीं होता। कब होता है, जब पहली बार रिक्वेस्ट आएगा तब। एनिमल ये भी ऑब्वियसली एक ही बार होता है, बरोबर ना। अच्छा, अगर रिक्वेस्ट आने तो कौन 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 किसको डिस्ट्रॉय करेगा, उससे उसका मेमोरी फ्री हो जाएगा, किसी और पर्पस के लिए हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। दैट इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ सर्वलेट। लाइफ साइकिल का अर्थ वही होता है ना, लाइफ साइकिल जीवन चक्र, पैदा होने से लेकर मरने तक। तो पैदा कौन करता है सबको पता है, एंड मारता भी। इज दिस क्लियर एवरीवन, सबको समझा। अच्छा, मैंने बोलते बोलते बोला था सर्वलेट किसके डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए बनाया गया। आप नोटिस करो, उसने ऑलमोस्ट हर डिसएडवांटेज को ओवरकम। पहला डिसएडवांटेज क्या था, ये तो मुझे कतई बोलने की जरूरत ही नहीं है, सर्वलेट किस में बनाया गया है, एंड जावा कैसा लैंग्वेज है, क्लियर, टिक। दूसरा क्या था, आप नोटिस कर रहे हो इधर वेब सर्वर का इन्वॉल्वमेंट कम है। वेब सर्वर को बस इनिशियलाइज करने के लिए आना पड़ता है, बाकी पूरा काम कौन करता है मेरा। तो वेब सर्वर को ओवरहेड वो इंक्रीज नहीं करता ना, वेब सर्वर के अंदर के रिसोर्सेस को भी यूज करता है, बरोबर। नेक्स्ट क्या था, डिफिकल्ट टू, क्योंकि वो तीन लैंग्वेज में था, बरोबर ना। ये एक ही लैंग्वेज में, कौन सा, और जावा तो कितना सिंपल है, जावा तो कितना सिंपल है, बरोबर ना। इसके लिए सिंपल डिग्री। हाँ, आगे वो पॉइंटर का प्रॉब्लम था, जावा के अंदर पॉइंटर नहीं है, तो इट इज सिक्योर। जावा इज अ सिक्योर लैंग्वेज एंड स्केलेबल भी है। स्केलेबल क्यों पता है दोस्तों, आपको याद है मैंने बोला था इसको मैं सर्वलेट पूल भी बोलता हूं। एक सर्वलेट नहीं, इधर हजारों सर्वलेट्स है। तो कहना ऐसा हजारों सर्वलेट अपना काम करते रहते, तो परफॉर्मेंस काफी हद तक स्केलेबल ही होता है, जल्दी ड्रॉप नहीं होता। एम आई क्लियर, सबको समझा। सो दिस इज आवर चैप्टर। आज हम लोग आर्किटेक्चर देखेंगे, इसके बाद अभी चैप्टर के अंदर सिर्फ प्रोग्राम्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रोग्राम्स। स्टार्ट करूं मैं इसका आंसर फिर, चलिए जी। टॉपिक का नाम लिखिए, आर्किटेक्चर ऑफ अ सर्वलेट और लाइफ साइकिल ऑफ अ सर्वलेट। डायग्राम बना दीजिए पहले। आर्किटेक्चर ऑफ सर्वलेट और लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट।
या इज इट डन? ऑनलाइन स्टूडेंट, इज इट डन? डायग्राम हुआ सबका बना के? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, इसके नीचे लिखे a life cycle of a servlet, a life cycle of a servlet contains following phases, contains following phases. First one, creation and loading. लिखा, अंदर लिखिए servlet is a Java application. Servlet is a Java application. Java application इसलिए क्योंकि entirely किस लैंग्वेज में बनाया गया है? Java, which is used to provide, क्या मेन पर्पस है, क्या प्रोवाइड करेगा? Which is used to provide a dynamic response. लिखा, उसी के अंदर मतलब नेक्स्ट पॉइंट बनाइए क्रिएशन एंड लोडिंग के अंदर ही सर्वलेट इज क्रिएटेड बाय, सर्वलेट इज क्रिएटेड बाय वेब सर्वर and web server load that servlet and web server load that servlet inside a web container, inside a web container. आपको याद है बोलते बोलते मैंने वेब कंटेनर को दूसरा नाम भी बोला था? हाँ, ब्रैकेट में लिखे, पूल नहीं, सिर्फ सर्वलेट पूल। वेब कंटेनर लिखा ना, उसके बाजू में ब्रैकेट में लिखे सर्वलेट पूल, लिखा। नेक्स्ट एक बार रिपीट करना। and a web server, एक मिनट, and a web server load that servlet inside a web container, ब्रैकेट में सर्वलेट पूल, POOL. सेकेंड फेज, इनिशियलाइजेशन। अंदर लिखिए when a client first time sends a request, first time sends a request to a particular servlet, to a particular servlet, comma, web server initialize that servlet using, इनिशियलाइज करने के लिए कौन सा मेथड है स्टूडेंट? इनिशियलाइज करने के लिए कौन सा मेथड है? तो ऐसा लिखिए यूजिंग इनिट। अच्छा, एक मिनट, सारे मेथड से, बरोबर ना, सारे फंक्शन से, तो एज पर रूल सबका स्टार्टिंग लेटर स्मॉल होना चाहिए, तो तीनों वर्ड एकदम स्मॉल में है। यूजिंग इनिट, ऐसे लिखो, इनिट ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट मेथड। Sir, repeat web server. Web server initialize that servlet using init method, बरोबर ना? लिखते समय ऐसे लिखोगे, वेब सर्वर इनिशियलाइज दैट सर्वलेट यूजिंग इनिट ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट मेथड, लिखा। नेक्स्ट वन, थर्ड फेज, सर्विस। अंदर लिखिएगा once this servlet get initialized, once this servlet gets initialized, comma, it accept the request, it accept the request, comma,
process it using यही service opening bracket closing bracket method, process it using service opening closing method, comma, generate a response and send that response to the client. बरोबर, full stop. The same process will get repeated. The same process will get repeated whenever client require dynamic response. लिखा. नेक्स्ट फेज डिस्ट्रक्शन. At one stage, comma, when a servlet does not get any request from client, बरोबर ना स्टूडेंट, सर्वलेट को क्या नहीं मिल रहा है अभी, एनी रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट, कॉमा, हाथ में गन लेके कौन आने वाला है, वेब सर्वर डिस्ट्रॉय दैट सर्वलेट यूजिंग. अच्छा, डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन सा मेथड है, लिखिए, डिस्ट्रॉय ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट मेथड, यूजिंग डिस्ट्रॉय मेथड, लिखा, कॉमा, टू अनलोड इट्स मेमोरी, ओके स्टूडेंट. डायग्राम तो आपने ऑलरेडी बना दिया, राइट ना. सो दिस इज द लाइफ साइकिल और आर्किटेक्चर ऑफ अ सर्वलेट. बस मेरे 1.2 में इतना ही थियोरी है, 3 टॉपिक है. जैसे मैंने बोला अपने सिलेबस में 85% तो प्रोग्राम्स ही है. तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अपने प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे फिर. ओके. अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले ये 2 दिन में मैं आपसे एक चीज सिर्फ एक्सपेक्ट करूंगा, अपने प्रोग्राम करने के लिए. ऑनलाइन स्टूडेंट, मेरी आवाज ऑडिबल है सबको? यस सर. Yes, sir. अपने प्रोग्राम करने के लिए, रादर स्टार्टिंग के कुछ प्रोग्राम करने के लिए अपने को एक एप्लीकेशन लगने वाला है जिसका नाम है नेटबीन्स. हैव यू हर्ड नेटबीन्स? वो एप्लीकेशन आपके मशीन में इंस्टॉल होना चाहिए. तो ये 2 दिन आप बस एक काम करो कि नेटबीन्स डाउनलोड करके अपने मशीन में इंस्टॉल करो. ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर जब अपना बैच फाइनलाइज हो जाएगा, मैं गूगल ड्राइव बनाऊंगा. मैं जो भी इधर प्रोग्राम लेता हूं ना, सारे प्रोग्राम आपको लाइव रन करके बताऊंगा थ्रू लैपटॉप प्रोजेक्ट. एंड वो प्रोग्राम का सॉफ्ट कॉपी एक ड्राइव के ऊपर अपलोड कर दूंगा. ड्राइव का लिंक आपके साथ शेयर किया जाएगा. तो ड्राइव के अंदर आपको प्रोग्राम मिल जाएगा. प्रैक्टिस के लिए आपको आपके घर के लैपटॉप पे वो पर्टिकुलर प्रोग्राम फिर से रीरन करके देखना पड़ेगा. जब वो आप करोगे तभी वो प्रोग्राम आपके दिमाग में पक्का हो जाएगा. तो नेक्स्ट लेक्चर से विल स्टार्ट विद द प्रोग्राम्स. ओके. चलिए, आई होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर. बहुत फास्ट जा रहा हूं, बहुत स्लो जा रहा हूं, ऐसा कुछ है, स्पीड में कुछ प्रॉब्लम? यू अंडरस्टूड ना? चलिए, तो स्टूडेंट्स विल स्टॉप हियर फॉर टुडे. वी विल मीट ऑन सैटरडे आई सपोज. ओके. चलिए, तो ऑनलाइन लेक्चर, ऑनलाइन स्टूडेंट कैन लीव. बाय सर. बाय, टेक केयर, थैंक यू. ये आपके रिसिप्ट से किस किस के लिए लीजिए. चलिए, विल स्टॉप हियर द लेक्चर. वैभव, हाँ सर, एंड करूं?
येस येस चला Yes, yes. Thank you, sir. थँक्यू